Epidemiology Lecture 17, Research Design Components, Epidemiological Studies. So what is research? Just a quick recap. Research is the systematic collection, analysis, and interpretation of data to answer a certain question or to solve a problem. Meaning that research is not a haphazard way कि आपने किसी से थोड़ी सी information ले ली और उसके ऊपर अपने conclusions draw किए, बल्कि it's a systematic, organized method of data collection and analysis ताकि उसके जो results हों वो valid हों. Characteristics of research: it demands a clear statement of the problem. क्लियर स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो आपने फ्रेजिंग यूज की हो, जो वर्ड्स यूज किए हो वो सिंपल हो, क्लियरली स्पेसिफाई कर रहे हो कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और आप क्या उसमें करना चाहते हैं. इट रिक्वायर्स clear objectives and a plan. It is not aimlessly looking for something in the hopes that you will come across a solution. यानी कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि आपने इनफैक्ट उस रिसर्च में क्या चीज़ों को स्टडी करना है, और फिर डेटा कलेक्शन प्लान होना चाहिए कि टाइमलाइंस आपने सेट की हो कि किस टाइम तक आप डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, और फिर उसे एनालाइज करके रिपोर्ट्स कब तक उसकी तैयार करेंगे. एंड दिस इज फॉलोड बाय मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपरेशन, और फिर अगर पब्लिकेशन के लिए जानी है तो उसका क्या प्लान है. It builds on existing data using both positive and negative findings, meaning कि जो प्रायर नॉलेज है उसके ऊपर ये बेस करता है. कोई भी रिसर्च जो है बिल्कुल शुरू से नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम हुआ हुआ होता है. व्हाटएवर आपका रिसर्च क्वेश्चन है, तो जो प्रीवियस रिसर्च स्टडीज हैं उनको जो लिटरेचर सर्च में आप उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके ऊपर अपनी रिसर्च को फिर बिल्ड करते हैं कि प्रीवियस स्टडीज के अंदर उसी रिसर्च में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव फाइंडिंग्स आई. New data should be systematically collected and analyzed to answer the original research objectives. Again, this is the same. Systematically organized तरीके से आपने data collect किया अपनी research में, उसको analyze किया ताकि आपके जो research question के accordingly जो objectives हैं वो meet कर सकें. Health research serves two major purposes. Basic research is done to generate new knowledge and technologies to deal with health conditions. Health conditions या तो disease हो सकती है या risk factor हो सकते हैं. कोई भी disease हो या risk factor हो, उसके against aim research का क्या होता है कि या तो नई knowledge, नई information को generate करना. Say for example agent host एनवायरमेंट के इंटरैक्शंस को देखना, एजेंट के बारे में, होस्ट फैक्टर्स एंड एनवायरमेंट के बारे में नई इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डिजीज से जो रिलेटेड है उसको जेनरेट करना. और फिर जब वो नॉलेज आपके पास आ जाती है तो बेस्ड ऑन दैट नॉलेज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, मीनिंग थेरेपीज डेवलप करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट को डेवलप करना, एग्जामिनेशन मेथड्स और प्रोसीजर्स को डेवलप करना ताकि आप क्योर या इम्प्रूव कर सकें वो हेल्थ कंडीशंस को या प्रिवेंट कर सकें. अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च का मतलब ये है कि पहले तो आप प्रायोरिटी कॉमन कंडीशंस जो हैं, जो प्रायोरिटी के ऊपर हैं, डिजीज बर्डन को देखने के बाद, प्रेवलेंस ऑफ डिजीज देखने के बाद उनको आइडेंटिफाई करें, और फिर ये जो प्रायोरिटी डिजीज कंडीशंस या रिस्क फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो आप प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं वो अप्लाइड रिसर्च में आती है. प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसे एवेलुएट करना होता है, देखने के लिए कि वो कितने इफेक्टिव हैं और कितने एफिशिएंट हैं.
ये जो सारे आप प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको किसी भी कंट्री का हेल्थ सिस्टम कहा जाता है। और जो अप्लाइड रिसर्च होती है, जो आपने 10 A's को एवेलुएट किया कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, एसेसिबल हैं। और वो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 10 A's ऑफ सर्विस फैक्टर पढ़े थे, जब आप उनको इवेलुएट करते हैं तो फिर वो अप्लाइड रिसर्च बन जाती है। से फॉर एग्जांपल इनको मुख्तलिफ जो नेम्स हैं वो दिए जाते हैं अकॉर्डिंगली कि जी आपने किस तरह क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। से फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल रिसर्च हो सकती है, हेल्थ मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट में रिसर्च होती है तो दैट इज हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड डिसीजन लिंक रिसर्च। सो ये डिफरेंट वोकैबुलरी है जो इंटरचेंजेबली आप यूज करते हैं जब आप अप्लाइड रिसर्च कर रहे होते हैं। हेल्थ सिस्टम क्या होता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव, किसी भी कंट्री के अंदर सिर्फ एक स्टेट रन हेल्थ सिस्टम नहीं होता। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रन जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उसके अलावा भी एक प्राइवेट सेक्टर होता है, जैसे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एक पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है जो ड्रग्स और थेराप्यूटिक एजेंट्स बना रहे होते हैं। अगेन फोक मेडिसिन होता है, जैसे हर्बल मेडिसिन है या आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये सारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं और फैमिली और कम्युनिटी लेवल के ऊपर इन चीजों को यूज किया जाता है। और भी मेडिसिन की टाइप्स होती हैं, जैसे आप जो है जाकर हकीम से कोई मेडिसिन लेते हैं जिसको हिकमत कहते हैं, वो मेडिसिन हो सकती है। उसी तरह जो है, ये तो तीन बेसिक हेल्थ सिस्टम्स होते हैं। एक स्टेट रन कर रही होती है, एक आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, एक प्राइवेट सेक्टर रन करना होता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल आपकी मेडिसिन है, उस जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन भी आ जाती है। इनके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल जो हेल्थ के ऊपर काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल एनजीओस होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो इदारे होते हैं जो फिलैंथ्रोपी के बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं विद इन द कम्युनिटीज, और बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी रन कर रहे होते हैं और वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को कॉम्बैट करने के लिए वो काम करते हैं। से फॉर एग्जांपल पॉवर्टी के ऊपर होता है, स्टारवेशन के ऊपर, फैमिन के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एनजीओस काम कर रही होती हैं, वो बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, जिसके अंदर यूनिसेफ है, WHO है, पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओस हैं जो फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम कर रही होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगेन जो दूसरी कंट्रीज में ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी कोलैबोरेशन के साथ भी काम किया जाता है विद इन द कंट्री। वो आपको कुछ एड्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, या आप उनको कोई एड और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके हेल्थ केयर सिस्टम का, एक कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट होते हैं। अगेन इन अ लार्जर कंटेक्स्ट अगर आप देखें कि कुछ हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स होती हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती हैं हेल्थ को। से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर क्या है आपका, क्या आपकी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, या बहुत सारी चीजें आप बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। और बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंगोज एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान के, और ये सारी चीजें जो आपकी इकोनॉमी में
एक सब्सटेंशियली पार्ट प्ले कर सकती हैं आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। अगेन एजुकेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है हेल्थ के साथ। जितना एजुकेशनल लेवल हाई होगा, लेवल ऑफ अवेयरनेस हाई होगा, उतनी ज़्यादा जो है फैमिली की और कम्युनिटीज की जो हेल्थ है वो बेहतर होगी। देन पब्लिक हेल्थ वर्क्स, जिसमें वाटर एंड सैनिटेशन आ जाता है कि आपकी वाटर सप्लाई, मेन वाटर सप्लाई है वो कैसी है, क्लोरिनेटेड है या नहीं है। उसी तरह जो सैनिटरी सर्विसेज हैं वो किस तरह की हैं, जो स्टेट प्रोवाइड करती है कि जो सीवेज डिस्पोजल है, या से फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल्स में है, हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल के क्या मैकेनिज्म्स हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं फैमिली की, कम्युनिटी की और कंट्री की हेल्थ को। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम। जब आप हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं तो ये सारे जो इसके कंपोनेंट्स हैं ये जहन में होने चाहिए। बेसिक रिसर्च क्या होती है, कैसे आप क्लासिफाई करते हैं रिसर्च स्टडीज को, जिनको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज भी कहते हैं। फ्रॉम बॉटम अप अगर आप देखें तो जो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन्स हैं वो 4 तरह के हैं: केस रिपोर्ट, केस सीरीज, कोरिलेशनल डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। मूविंग अपवर्ड्स अगर आप एनालिटिकल डिजाइन्स देखें तो वो 2 तरह के हैं: ऑब्जर्वेशनल डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन है जिसमें आप सिंपली ऑब्जर्व करते हैं एक रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोजर एंड द आउटकम, यानी बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द डिजीज, वो 2 तरह के हैं: केस कंट्रोल स्टडी एंड द कोहॉर्ट स्टडी। और जो एनालिटिकल डिजाइन है वो उनको एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल स्टडी भी कहा जाता है। और ये 2 तरह की होती हैं: रैंडमाइज्ड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स यानी ड्रग ट्रायल्स जिनको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है, या रैंडमाइज्ड कंट्रोल फील्ड ट्रायल्स हैं जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायल है वो वैक्सीनेशन ट्रायल होता है। Then systematic reviews and meta analysis. Systematic review का क्या मतलब होता है, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज को लेकर जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कंडक्ट हुई होती हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। बहुत सारे पब्लिश रिसर्च आर्टिकल्स में से उनको रिव्यू किया जाता है कि उन्होंने क्या जो है प्रोसेस यूज किया, क्या मेथडोलॉजी यूज की और उनके क्या रिजल्ट्स आए, और उसमें से जितने भी एम्पिरिकल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ड्राइव की जाती है उसको कोलेट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। जबकि मेटा एनालिसिस इसकी एक एडवांस फॉर्म है जिसमें आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस को या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करते हैं इन सारे आर्टिकल्स में से। जो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उन सब के ऊपर आप दोबारा से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या टेस्ट लगा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि उनकी क्या रिजल्ट्स आए, यानी उनको कंपाइल करने के बाद दोबारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा रहे हैं एंड मेथड्स लगा रहे हैं देखने के लिए कि जो उनका कंबाइंड रिजल्ट है वो सेम है या वो डिफरेंट है। सो दीज आर डिफरेंट forms of epidemiological studies या different types of epidemiological studies। जैसे जैसे आप बॉटम अप जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस इम्प्रूव होता जाता है, मीनिंग दैट कि जी जो केस रिपोर्ट है वो सबसे बेसिक टाइप ऑफ स्टडी है, जबकि जो मेटा एनालिसिस है वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस बहुत हाई होता है और उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट्स हैं और वो ज़्यादा जनरलाइजेबल हैं। अगेन अगर आप देखें कि मूविंग फ्रॉम बॉटम अप, जब आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स के ऊपर जाते हैं तो इनको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, मीनिंग दैट कि जो रिसर्चर है वो खुद एक्सपेरिमेंट करके या कोई इंटरवेंशन देने के बाद ये देख रहा होता है कि उसका क्या आउटकम है। सो जो एनालिटिकल डिजाइन्स में RCCT एंड RCFTs होते हैं उनको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, राइट। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज क्या होती हैं?
ये डिस्क्राइब करती हैं एक डिजीज सिचुएशन को इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, दैट इज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, जो हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड बनाकर देखा था कि एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट के क्या फैक्टर्स हैं जो आपस में इंटरैक्ट करके एक डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। सिंपली आंसर करते हैं क्वेश्चंस ऑफ जैसे व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, वेयर इट अकर्ड, हु वर अफेक्टेड, हाउ एंड व्हाई इट हैपेंड, क्या कोई होमोस्टैटिक इम्बैलेंस था एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट का जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई या ये डिजीज हुई। सो बेसिकली इन अ नैरेटिव फॉर्म आप एक पूरी सिचुएशन को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। दीज आर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या होती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज की? लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि आप डेटा बोथ ऑन द एक्सपोजर दैट इज द रिस्क फैक्टर एंड द आउटकम दैट इज द डिजीज, वो आप मेडिकल रिकॉर्ड से देख सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल और क्लिनिकल रिकॉर्ड्स हैं। विद इन द पॉपुलेशन सेंसस डेटा से आप डेटा ड्राइव कर रहे होते हैं। अगेन सर्वेलेंस डेटा होता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल डिजीज रजिस्ट्रीज या कैंसर रजिस्ट्रीज होती है, उनसे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म्स के ऊपर। इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इन स्टडीज को कंडक्ट करने में। These are useful for generating hypothesis. डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में क्योंकि आप एक ही वक्त में डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ऑन द रिस्क फैक्टर एंड द डिजीज, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनमें कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप है या ये रिस्क फैक्टर इज इन फैक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। Yes, we can generate a hypothesis which is a statement of a problem, a statement regarding a risk factor and the outcome. If there may be an association between this risk factor and the outcome, तो हम suggest कर सकते हैं, hypothesis को generate कर सकते हैं, लेकिन hypothesis को test नहीं कर सकते। test करने के लिए हमें analytical designs की जरूरत होती है। लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि आप records में से यूजली डेटा ले लेते हैं या सिंपली एक सैंपल ऑफ पीपल के ऊपर डेटा आप कलेक्ट करते हैं जाके, तो यूजली ज्यादा एक्सपेंसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस या केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडीज। नाउ लिमिटेशंस क्या है? कंपैरिजन ग्रुप नहीं है। जब आप एक कंपैरिजन ग्रुप के साथ या एक नॉर्मल ग्रुप के साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते तो लेस रोबस्ट होती हैं। जब आप मेडिकल रिकॉर्ड से डेटा कलेक्ट करते हैं तो मिसिंग डेटा हो सकता है, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन रिस्क फैक्टर एंड द डिजीज वो मौजूद ना हो। अगेन सैम्पलिंग एंड सर्वे बायसेस आर प्रेजेंट। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इन द सैम्पलिंग एंड द सर्वे के क्या मैन मेड ह्यूमन बायसेस होते हैं जब आप सर्वे कर रहे होते हैं या आप एक सैंपल ड्रॉ कर रहे होते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन में। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज की। यूजुअली डिस्क्रिप्टिव स्टडीज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें केस रिपोर्ट, केस सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, जिसको प्रेवलेंस स्टडी भी कहा जाता है। ये इंडिविजुअल बेस्ड होती हैं, यानी इंडिविजुअल लोगों के ऊपर की जाती है, जबकि कोरिलेशनल स्टडी जो है इट कैन बी बोथ इंडिविजुअली बेस्ड और पॉपुलेशन बेस्ड, जिसमें एवरेज एक्सपोजर रेट्स आप पॉपुलेशन में देख रहे होते हैं। आगे जाके हम इसे डिस्कस करेंगे कि जी ये किस तरह कंडक्ट की जाती है। Now case report and case series. Case report जो एक medical auditory होती है, एक simple case है of a patient का, कोई unusual उसमें एक ऐसी चीज आपने देखी या डायग्नोज की, तो उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में आपने उसको पब्लिश किया, तो एक केस रिपोर्ट वो बन गई, राइट। ये सिंगल
पेशेंट का डिटेल्ड अकाउंट है, जबकि केस सीरीज का क्या होता है, बहुत सारे जैसे केसेस को आप कंबाइन करके केस सीरीज प्रोड्यूस करते हैं। और केस सीरीज में अगेन यू कैन जनरेट अ हाइपोथेसिस, जबकि केस रिपोर्ट में क्योंकि एक वो सिंगल पेशेंट का होता है और सैंपल साइज यानी सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है और कोई कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता, तो यू कांट जनरेट ए हाइपोथेसिस। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये एक अनयूजुअल मेडिकल कंडीशन आई जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है। So for example, टेनिस एल्बो फॉर द फर्स्ट टाइम केस रिपोर्ट की फॉर्म में पब्लिश हुई, जिसमें ये देखा गया कि एक टेनिस प्लेयर के अंदर जो है बहुत ज्यादा पेन है इन द एल्बो, और इट वाज पब्लिश्ड एज समथिंग जो पहली दफा देखा गया था कि जी के जो एक टेनिस प्लेयर के अंदर एक कंटिन्यूअस पेन जिस हैंड से वो रैकेट को मूव करता है। लेटर ऑन ये फिर पता चला जब बहुत सारे इस तरह के केसेस आने लगे कि एक्सटेंसा मसल के बहुत ज्यादा यूज की वजह से जो है ये पेनफुल कंडीशन है जिसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, और इसको नाम दिया गया टेनिस एल्बो का। अगेन इन 1961 केस रिपोर्ट पब्लिश हुआ कि जिसमें एक यंग फीमेल केम विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और यंग फीमेल्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत रेयर है। जब हिस्ट्री ली गई तो ये पता चला कि वो फीमेल जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर थी, और इट वाज पोस्टुलेटेड कि हो सकता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से कोई ऐसी कंडीशन होती हो जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ हो। और लेटर इट वाज फाउंड कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्योंकि हार्मोन्स हैं, इसमें थ्रोम्बोफिल्पाइटिस का चांस ज्यादा होता है, जिसमें बास दफा थ्रोम्बस बनता है और कोई भी एम्बुलिस लॉन्च होता है और वो पल्मोनरी सिस्टम में जा सकता है। सो लेटर इट वाज प्रूव्ड कि जी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स की एक कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी है in the main pulmonary artery. So it was first reported as a case report. Whiplash injury in jogger, again जो लोग बहुत ज्यादा जॉगिंग करते हैं, बाज दफा उनमें जो सर्विकल स्पाइन है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और इंजरी हो जाती है, जिससे नेक पेन है, हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग है, डिजीनेस है, बैक पेन एंड शोल्डर पेन है। फर्स्ट टाइम इट वाज रिपोर्टेड इन अ जॉगर, so it was given the name whiplash injury in jogger, right? And later it was proven कि जी इस तरह की इंजरी joggers में होती है। Again, a case report was reported because of break dancing. Break dancers neck, इसको जो है इसका कैप्शन दिया गया। जो ब्रेक डांसिंग करते हैं उनमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि जी जो सर्विकल वर्टिब्री हैं उनका कोलैप्स हो सकता है, या डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो सकती है जिसकी वजह से सर्विकल स्पाइन की इंजरी हो सकती है। सो फर्स्ट टाइम जब जो पहला केस आया जिसको पब्लिश किया गया और रिपोर्ट किया, वो था ब्रेक डांसर्स नेक इन दोज हु ब्रेक डांस। सो केस सीरीज क्या है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारे एक जैसे केसेस को जब असेंबल कर दिया जाता है और फिर पब्लिश किया जाता है ना जर्नल आर्टिकल, तो वो केस सीरीज होती हैं। ये केस रिपोर्ट के मुकाबले में ज्यादा रोबस्ट है और आप हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। से लॉस एंजलिस में 1880 में 4 यंग होमोसेक्सुअल मेन को डायग्नोज किया गया एट अ सिंगल हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम नीमोसिस्टिस कैरिनी निमोनिया। ये जो निमोनिया की टाइप है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है और इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्योंकि यंग मेन में इम्यूनोडेफिशिएंसी यूजुअली नहीं होती, तो इट वाज पोस्टुलेटेड कि कोई
ऐसी चीज है, कोई ऐसा इनको इन्फेक्शन हो सकता है जो इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉज कर रहा हो। तो जब डिटेल हिस्ट्री ली गई तो ये सारे होमोसेक्सुअल मेन थे, और तो पोस्टुलेट ये किया गया कि कोई इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से, सेक्सुअल बिहेवियर की वजह से कोई ऐसी चीज ट्रांसमिट हो रही है जो इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉज कर रही है, और ये अपॉर्चुनिस्टिक जो नमूनिया है वो इनमें रिपोर्ट हुआ है। लेटर ऑन फिर HIV, human immunodeficiency virus, was isolated in the excretions and secretions in homosexual men, और या जो कैजुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो ये केस सीरीज से एक हाइपोथेसिस जनरेट हुआ कि जी एक सर्टेन स्पेसिफिक सेक्सुअल बिहेवियर की वजह से कोई immunodeficiency प्रोड्यूस होती है which may lead to opportunistic infections. Again, एक फैक्ट्री के अंदर रिपोर्ट हुआ एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर 3 वर्कर्स के अंदर, और वो जो फैक्ट्री थी उसमें विनाइल क्लोराइड यूज किया जाता था in 1974. So it was postulated vinyl chloride may be responsible for this angiosarcoma of the liver, और क्योंकि हाइपोथेसिस आपने जनरेट कर लिया लेकिन कोई कंपैरिजन ग्रुप मौजूद नहीं था। अगेन जब कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता तो यू कांट टेस्ट द हाइपोथेसिस, और एक वैलिड एसोसिएशन नहीं एस्टैब्लिश की जा सकती। तो केस सीरीज में अगेन जब पब्लिश हो जाती हैं तो it could generate a hypothesis if there may be an association between an exposure and an outcome, but you can't test the hypothesis, right? So cross-sectional study design क्या होता है? A study is called cross-sectional because the status of an individual regarding exposure and disease is determined as a single point in time. So that is as slicing through the population. जैसे क्रॉस सेक्शन आप किसी भी लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के ऊपर, आप एक क्रॉस सेक्शन जैसे आपने किसी कम्युनिटी का ले लिया और देख लिया कि उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर क्या डिजीज स्टेटस है, क्या रिस्क फैक्टर का स्टेटस है, या बोथ डिजीज और रिस्क फैक्टर का क्या स्टेटस है एट दैट पॉइंट इन टाइम। जो हमने प्रेवलेंस रेट पढ़ते वक्त भी ये देखा था, एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट इन टाइम के ऊपर जब सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो आप डेटा कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में से या सैंपल में से, जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें से देखते हैं कि एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड प्लस न्यू केसेस ऑफ डिजीज क्या है, या फिर आप रिस्क फैक्टर भी देख सकते हैं या दोनों को देख सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में या उस पर्टिकुलर सैंपल में एट अ पॉइंट इन टाइम, राइट। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी को इसलिए प्रेवलेंस स्टडी भी कहा जाता है क्योंकि आपने डेटा कलेक्ट किया होता है एट अ सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम, राइट। सो इट्स अ स्नैपशॉट ऑफ ए करंट सिचुएशन। जिस तरह आप उसी वक्त अगर आप एक तस्वीर ले लेते हैं तो उस तस्वीर के अंदर करंटली जो उस वक्त जैसा भी फेस होगा, ओल्ड है, यंग फेस है, और उसके जितने भी जो फीचर्स हैं करंटली उस मोमेंट के ऊपर, उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर, वो सारी के सारा जो तस्वीर में वो चीज आ जाएगी। तो क्रॉस सेक्शन स्टडी का भी मतलब ये है कि जो करंट अवेलेबल पिक्चर है, जो स्नैपशॉट है, उसको आप कैप्चर कर लें कि इस वक्त इस पॉपुलेशन के अंदर या इस सैंपल के अंदर क्या सिचुएशन है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर डिजीज और अ रिस्क फैक्टर ऑफ बोथ, राइट। सो अगेन जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, क्योंकि आप ये नहीं उसमें बता सकते, टेम्पोरल सीक्वेंस का मतलब ये होता है टाइम रिलेशनशिप, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद टेम्पोरल आर्टरी। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जी के यूजली होना तो ये चाहिए कि रिस्क फैक्टर होगा तो डिजीज होगी, यानी एक्सपोजर कोई होगा
तो आउटकम आएगा। लेकिन क्योंकि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं रिस्क फैक्टर के ऊपर, एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर और उससे रिलेटेड डिजीज के ऊपर, उस मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर या पॉइंट इन टाइम के ऊपर, तो ये टेम्पोरल रिलेशनशिप लॉस्ट हो जाती है। मीनिंग दैट ये नहीं पता होता कि रिस्क फैक्टर पहले आया था जिसकी वजह से डिजीज हुई या डिजीज की वजह से वो रिस्क फैक्टर आ गया। सो इट्स अ डिलेमा ऑफ एग एंड चिकन, यानी चिकन पहले आया कि अंडा पहले आया है, राइट? So this is an example. The temporal association is lost. For example, अगर आप एक association देख रहे हैं between low vitamin A levels and its association with colon cancer, तो अब ये नहीं समझ में आता कि, और आपने एक प्रेवलेंस स्टडी कंडक्ट की जिसके अंदर आप एक पॉपुलेशन में या एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन के अंदर आप सारे उन लोगों को जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जिनको कोलन कैंसर है, और साथ ही आप उन लोगों का देख रहे हैं विटामिन ए लेवल्स क्या हैं, ठीक है? तो जब उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो अब आपको ये नहीं पता कि जिन लोगों में लो लेवल्स हैं विटामिन ए के और उनमें कोलन कैंसर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी लो विटामिन ए लेवल्स की वजह से कोलन कैंसर हुआ है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोलन कैंसर होने की वजह से, क्योंकि एनोरेक्सिया होता है, ब्लैंड डाइट हो जाती है, डायरिया लग जाता है और एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती, तो उनकी डाइट ऐसी हो जाती है कि वो सारी चीजें जिसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, जैसे कैरेट्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, पम्पकिन्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनका इनटेक कम हो जाता है। जब उनका इनटेक कम हो जाता है तो लेवल्स कम हो जाते हैं। तो अगेन टेम्पोरल एसोसिएशन इस तरह लॉस्ट हो गई कि ये नहीं पता हुआ कि लो विटामिन ए लेवल्स की वजह से कोलन कैंसर हुआ है या कोलन कैंसर की वजह से लो विटामिन ए लेवल्स हो गए। सो प्रेवलेंस स्टडीज और जो या क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की ये लिमिटेशन होती है कि the temporal association is lost, and again this is a viva question. So क्रॉस सेक्शनल स्टडी एग्जांपल्स क्या होते हैं? जो भी वर्ल्ड हेल्थ सर्वेज हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज हैं या नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं, डेमोग्राफिक डेटा है, डेटा ऑन डिजीज रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल है, प्रोडक्ट कंजम्पशन है, या आप प्रेवलेंस रेट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं बर्डन ऑफ डिजीज को देखने के लिए और हेल्थ केयर नीड्स को असेस करने के लिए। ये सारी एग्जांपल्स हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की। सो कमिंग बैक टू द प्रेवलेंस रेट, प्रेवलेंस स्टडीज आप इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन को, क्योंकि न्यूमरेटर में प्रेवलेंट केसेस ऑफ डिजीज होते हैं या रिस्क फैक्टर होते हैं, यानी ओल्ड एंड न्यू, उस पर्टिकुलर डिजीज के केसेस या उस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर के जो लोग होते हैं वो न्यूमरेटर में है। और क्रॉस सेक्शनल इसलिए आप कहते हैं कि जी आपने स्लाइसिंग थ्रू द पॉपुलेशन, जो डिजीज या रिस्क फैक्टर के ऊपर आपने डेटा कलेक्ट किया वो उसी मोमेंट के ऊपर, उसी पॉइंट इन टाइम के ऊपर जाके कैलकुलेट किया। एक और बायस होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन में, जिसको नेमेंस और लेट लुक बायस कहते हैं। वो सारी डिजीजेस जो एक्यूट हैं, सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, या वो वाली डिजीजेस जो रैपिडली फेटल होती हैं, विद इन फ्यू डेज उनमें डेथ हो जाती है। तो जब आप उस मोमेंट के ऊपर डेटा कलेक्ट करने जब आप जा रहे होते हैं, तो जितनी भी सेल्फ लिमिटिंग एक्यूट डिजीजेस होती हैं, कॉमन कोल्ड, अब वो लोग जिनको एक दिन पहले कॉमन कोल्ड खत्म हो गया हो, वो आप न्यूमरेटर में नहीं इंक्लूड कर सकते। वो सारे लोग जिनको आपके डेटा आपने एक दिन में कलेक्ट किया या 2 दिन में कलेक्ट किया, 2 दिन के बाद अगर कोई कॉमन कोल्ड जिनमें डिजीज इंक्यूबेट हो रही होती है,
वो आ रही होती है तो वो भी एक्सक्लूड हो जाते हैं। इसी तरह जो रैपिडली फेटल डिजीजेस हैं वो भी नहीं आती न्यूमरेटर के अंदर, उनको काउंट नहीं होती। सो दिस इज कॉल्ड नेमेंस और लेड लोग बायस। अगेन क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या आप है प्रेवलेंस रेट कैलकुलेट करते हैं। अगेन कमेंट ऑन द डिनोमिनेटर फर्स्ट कि जी आपका डिनोमिनेटर क्या है, या तो टोटल पॉपुलेशन होगी या फिर आप सैंपल ड्रॉ करेंगे उस पॉपुलेशन में एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वो कौन सी डेट है जिसमें आपने डेटा कलेक्ट किया। अब पॉइंट इन टाइम का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि चंद घंटे में आपने डेटा कलेक्ट कर लिया या एक दिन में डेटा कलेक्ट कर लिया। अगर टाइम विंडो आपका एक डे भी है, एक वीक भी है या 10 डेज भी है, तो तब भी उसे पॉइंट इन टाइम ही कहा जाएगा कि उस टाइम विंडो के दौरान आपने जो डेटा कलेक्ट कर लिया ऑन या तो एग्जिस्टिंग केसेस हैं, ओल्ड एंड न्यू केसेस हैं, या इसके अलावा या जो रिस्क फैक्टर हैं वो पीपल सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर, उनका डेटा आपने कलेक्ट किया जो आपका न्यूमरेटर बनेगा, या बोथ डिजीज केसेस और रिस्क फैक्टर भी जिनमें मौजूद है उन दोनों का डेटा कलेक्ट किया in 1 week, in 1 day, in few hours, तब भी वो point in time है at a particular place। और जब उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में कैलकुलेट करेंगे प्रेवलेंस रेट को। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन क्या होता है, एक डिफाइंड पॉपुलेशन में से या सैंपल लेते हैं, collect data आप कर रहे होते हैं both on the risk factor that is the exposure and the outcome which is the disease simultaneously। ठीक है, एक साथ इन दोनों चीजों के ऊपर डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो 4 ग्रुप्स हो गए। जब आप कंटिजेंसी 2x2 टेबल बनाएंगे तो आपके 4 ग्रुप्स आएंगे। एक्सपोज वो लोग हैं जिनमें डिजीज है, एक्सपोज्ड वो लोग हैं जो डू नॉट हैव द डिजीज। यानी 2 ग्रुप्स उन लोगों के हैं जिसमें रिस्क फैक्टर तो मौजूद है लेकिन एक ग्रुप में डिजीज है, एक ग्रुप में डिजीज मौजूद नहीं है। जो 3rd एंड 4th ग्रुप्स हैं ये वो लोग हैं जो नॉट एक्सपोज्ड हैं, उनमें रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है लेकिन उनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें डिजीज होगी और कुछ लोग ऐसे होंगे जिसमें डिजीज मौजूद नहीं होगी। सो प्रेवलेंस ऑफ डिजीज आप कैसे इनमें कैलकुलेट करेंगे। अगेन दिस इज द 2x2 टेबल। जो आपका आउटकम वेरिएबल है दैट इज द डिजीज, डिजीज पॉजिटिव, डिजीज नेगेटिव, और जो एक्सपोजर या आपका रिस्क फैक्टर है, अगेन एक्सपोजर पॉजिटिव है, रिस्क फैक्टर मौजूद है, रिस्क फैक्टर नहीं मौजूद है। वही 4 सेल्स हैं A, B, C and D। तो प्रेवलेंस ऑफ डिजीज आप कैसे देखेंगे, प्रेवलेंस ऑफ डिजीज इन द एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड कौन से हैं, A+B, उनमें से देखना है कि वो कौन से लोग हैं जो डिजीज हैं, वो A है, वर्सेस प्रेवलेंस ऑफ डिजीज इन नॉन एक्सपोज्ड। अब नॉन एक्सपोज्ड आपके कौन से हैं, C+D, ये वो लोग हैं जिनमें कोई एक्सपोजर नहीं है लेकिन उनमें से वो कौन से लोग जिनमें डिजीज मौजूद है वो C है। तो आपने कंपेयर किया A डिवाइडेड बाय A+B टू C डिवाइडेड बाय C+D। तो इससे आपने देखा है कि एक्सपोज ग्रुप में और नॉन एक्सपोज ग्रुप में डिजीज का प्रेवलेंस क्या है। नाउ प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, से आउटकम आपका वेरिएबल अगेन डिजीज है, डिजीज प्रेजेंट, डिजीज एब्सेंट, एक्सपोजर प्रेजेंट, एक्सपोजर एब्सेंट। सो प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर इन डिजीज। अब डिजीज कौन से हैं, डिनोमिनेटर आपका क्या है A+C, ये डिजीज इंडिविजुअल है, उनमें से वो कौन से लोग हैं जो एक्सपोज्ड हैं, दीज आर A।
तो क्या हो गया, a डिवाइडेड बाय a प्लस c। इसको कंपेयर आपने करना है प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर इन नॉन डिजीज्ड। अब नॉन डिजीज्ड कौन से लोग हैं, B प्लस D, जिसमें डिजीज नेगेटिव है। इनमें से वो कौन से लोग जिनमें एक्सपोजर पॉजिटिव है, वो है B। सो आपने कंपेयर किया वो सारे लोग जो डिजीज्ड हैं और जो नॉन डिजीज्ड हैं, उनमें से वो कितने लोग हैं जिनको एक्सपोजर है, पॉजिटिव है दोनों ग्रुप्स के अंदर। तो अब आप एक्सपोजर को कंपेयर कर रहे हैं इन डिजीज्ड एंड नॉन डिजीज्ड। से फॉर एग्जांपल आपका प्रेवलेंस ऑफ डिजीज आप कैसे देख रहे हैं, आपका आउटकम वेरिएबल है कोरोनरी हार्ट डिजीज और एक्सपोजर्स आप देख रहे हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आप मेजर कर रहे हैं उस सैंपल में या उस पॉपुलेशन के अंदर। आप प्रेवलेंस ऑफ डिजीज देख रहे हैं इन द एक्सपोज्ड। सो एक्सपोज्ड आपके A प्लस बी हैं, A प्लस बी के अंदर आप देख रहे हैं वो लोग जिनमें सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी A प्लस बी के अंदर वो सारे लोग जिनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज मौजूद है, यानी A प्लस बी के अंदर A लोग। और कंपेयर कर रहे हैं वो सारे लोग C प्लस डी जिनमें नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, लेकिन उनमें से वो कौन से लोग जिनमें डिजीज मौजूद है, दैट इज C डिवाइडेड बाय C प्लस डी। इसी में अगर आप प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर को किस तरह आप देखेंगे, इसी एग्जाम्पल के अंदर के A प्लस सी आपके वो लोग हैं जिनको कोरोनरी हार्ट डिजीज है, उनमें से वो लोग जिनका सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है, जो A सेल है। तो A डिवाइडेड बाय A प्लस सी, और इनको आप कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों के अंदर B प्लस डी, ये वो लोग हैं जिनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज मौजूद नहीं है, लेकिन ये वो हैं जिनमें सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, दैट इज B डिवाइडेड बाय B प्लस D। दिस इज द सेम कि जी आप प्रेवलेंस ऑफ डिजीज कंपेयर्ड इन एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड में पहले आपने प्रेवलेंस ऑफ डिजीज कैलकुलेट की, उसके बाद आप प्रेवलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर देख रहे हैं इन डिजीज एंड नॉन डिजीज। तो क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी डिजाइन है उसमें एक ही पॉइंट इन टाइम के ऊपर डेटा कलेक्ट करके ऑन द डिजीज एंड द रिस्क फैक्टर आप कंपेयर कर सकते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ डिजीज एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड में कितना है, और प्रेवलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर एक्सपोजर डिजीज एंड नॉन डिजीज में कितना है। सो कोरिलेशनल स्टडी डिजाइन क्या होते हैं, कोरिलेशनल का मतलब है कि कोई रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज डू द टू वेरिएबल्स वेरी together or are they unrelated or independent of each other। वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज जो वेरी कर सकती हो, which can take more than one value, उसको वेरिएबल कहते हैं। सो अगर आपका वेरिएबल है ब्लड प्रेशर मिलीमीटर Hg के अंदर और सॉल्ट इनटेक अगर ग्राम्स में आप कहते हैं, और ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, यानी एक सिंगल मेजरिंग स्केल के ऊपर इनको मेजर किया जा सकता है, कोई कैटेगरीज इनके अंदर नहीं है। तो फिर कौन से क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कि ये जो एसोसिएशन है बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, ये रियल एसोसिएशन है कि नहीं। अगर ये रियल एसोसिएशन है तो लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है या नहीं, और लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव नेगेटिव का ये मतलब नहीं होता है कि समथिंग गुड और बैड, इसका सिंपली मतलब ये होता है पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप वो होती है कि जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करता है, और नेगेटिव
का मतलब है कि जो लीनियर लाइन है वो डाउनवर्ड्स जा रही है, यानी एक वेरिएबल को जब आप मूव करते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो दूसरे की वैल्यू कम होती है, दैट इज द नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। या कॉम्प्लेक्स जे शेप रिलेशनशिप है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जे शेप रिलेशनशिप लेटर ऑन। और अगर इफ इट इज अ रियल रिलेशनशिप, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और क्या उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं ऑन द पॉपुलेशन, यानी एक्सट्रैपोलेट कर सकते हैं रिजल्ट्स को कि नहीं कर सकते। सो कोरिलेशनल स्टडीज के लिए जो पॉपुलेशन बेस्ड भी हो सकती हैं और इंडिविजुअल बेस्ड भी हो सकती हैं, आप स्कैटरग्राम बनाते हैं जिसको स्कैटर डायग्राम भी कहते हैं या जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कहते हैं। और इसके ऊपर दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक कोरिलेशनल एनालिसिस होता है और एक लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस होता है। से फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्कैटर डायग्राम है। मूविंग ऑन टू दिस कि इसको प्लॉट किस तरह किया जाता है, जो आपका एक्स एक्सिस है दैट इज योर प्रिडिक्टर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर को आपने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है, और वाई एक्सिस के ऊपर आपका डिजीज या आउटकम वेरिएबल है। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो एक डॉट जो है वो सिग्निफाई करता है वन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ वैल्यूज, यानी से फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्ट इनटेक को रखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और ब्लड प्रेशर को रखते हैं वाई एक्सिस के ऊपर कि कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को इंक्रीज अगर आप करते जाते हैं तो कितना ज्यादा ब्लड प्रेशर राइज करता है, तो एक जो डॉट आएगा ऑन द एक्स एक्सिस जहां वो वाई एक्सिस के साथ मीट कर रहा होता है, ये सिंगल डॉट एक पेयर ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये पॉपुलेशन बेस्ड है यानी डिफरेंट कंट्रीज में किया जा रहा है और आप एवरेज वैल्यूज ले रहे हैं एक्सपोजर के और आउटकम के, तो तब भी ये एक डॉट सिग्निफाई कर रहा होता है कि what is the correlation between the exposure and the outcome. For example, death rates due to coronary heart disease can be correlated with average per capita cigarette sales in 20 countries in year 2010 to detect patterns of mortality from coronary heart disease. Meaning that KG एक्स एक्सिस के ऊपर आप एवरेज पर कैपिटा हर शख्स को कितने सिगरेट सेल हो रही हैं ऑन एवरेज 20 कंट्रीज, यानी पॉपुलेशन बेस आपने ये स्टडी की है। तो एवरेज जो सेल है सिगरेट सेल वो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर रखी, वाई एक्सिस के ऊपर आपने रखा कि जो कोरोनरी हार्ट डिजीज से जो डेथ रेट्स हुई हैं उनको आपने वाई एक्सिस के ऊपर रखा और 20 कंट्रीज का प्लॉट कर लिया ग्राफ, तो देखें कि इन दोनों में कोई लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है कि नहीं। तो उसी तरह जो है एक अगर इंडिविजुअल के लिए आपने करना होता है तो से फॉर एग्जांपल आप से ब्लड प्रेशर को देख सकते हैं सॉल्ट इनटेक के साथ, या हाइट और वेट का कोरिलेशन दे सकते हैं आपस में इन इंडिविजुअल्स। सो कोरिलेशनल स्टडीज इंडिविजुअल बेस्ड भी होती हैं और पॉपुलेशन बेस्ड भी होती हैं। नाउ लुकिंग एट द फर्स्ट ग्राफ, अगर आप ये देखें तो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है और अपवर्ड्स जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको देखें तो देखने से पता चल जाता है कि एक वो रिलेशनशिप है जिसमें जब आप एक्स एक्सिस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो वाई वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है और स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है। इसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन इसलिए कहेंगे कि जो डॉट्स हैं वो स्कैटर्ड नहीं है, सिंगल लाइन के ऊपर आप उनको प्लॉट कर सकते हैं। अगेन द सेकेंड डायग्राम वीक पॉजिटिव कोरिलेशन
सिंगल स्ट्रेट लाइन भी है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी एक वैल्यू एक्स एक्सिस की को बढ़ाते हैं तो वाई एक्सिस की वैल्यूज भी बढ़ रही हैं, लेकिन जो डॉट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के गिर्द स्कैटर्ड हैं, तो ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। थर्ड डायग्राम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव इसलिए है कि एक की वैल्यू को एक्स एक्सिस की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हैं तो वाई वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, वाई एक्सिस की जो वैल्यू है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है इसलिए कि लीनियर स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे डॉट्स हैं। फोर्थ डायग्राम आप देखें कि वीक नेगेटिव कोरिलेशन है, अगेन नेगेटिव है, लेकिन जो डॉट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं अराउंड द लीनियर स्ट्रेट लाइन, तो ये वीक नेगेटिव रिलेशनशिप है। मॉडरेट नेगेटिव रिलेशनशिप, अगेन जो डॉट्स हैं वो थोड़े से स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू द फोर्थ डायग्राम दे आर नियर टू द स्ट्रेट लाइन। तो देखना ये होता है कि जो डॉट्स हैं उनके दरमियान में आप स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो वो डॉट्स कहाँ लाई करते हैं, जितने वो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर डॉट्स लाई करेंगे तो इसका मतलब है ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। एंड द लास्ट डायग्राम सारे डॉट्स स्कैटर्ड हैं और इनमें कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, सो दिस इज अ negative correlation. So now statistically speaking आप correlation coefficient को calculate करते हैं, जिस estimate करते हैं जिसको R भी कहा जाता है, which is equal to +1 और 0 और -1। प्लस का मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, माइनस का मतलब है नेगेटिव रिलेशनशिप है और जीरो का मतलब है कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जो आर की वैल्यू है वो +1 से 0 से लेके -1 तक जाती है। सो इन द अबव डायग्राम अगर आप ये देखें +1 का मतलब है कि वेरी स्ट्रॉन्ग, +1 से ज्यादा कोई रिलेशनशिप नहीं होती, 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब है कि दिस इज अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मीनिंग जब x की वैल्यू को आप इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। सेकेंड डायग्राम देयर इज नो रिलेशनशिप, जीरो कोरिलेशन, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। थर्ड डायग्राम आर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, 1 है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू दैट कुड बी अटेन्ड, सारे जो डॉट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, लेकिन इट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप, जब आप x की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज होती है। नाउ एनीथिंग व्हिच इज बिटवीन 0.5 to 1 उसको आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कंसिडर करते हैं, और जो भी 0.5 से कम वैल्यू आएगी उसको आप वीक रिलेशनशिप एज्यूम करते हैं। तो अगर आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं और r की वैल्यू आपकी से इन द लोअर डायग्राम वो 0.6 आती है, तो इसका मतलब है इट्स अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप। दोनों डायग्राम्स में इट्स मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, राइट। सो एनी वैल्यू जो 0.5 से ऊपर होगी वो मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी से 0.8 है या 0.9 है, यानी 1 से जितना नजदीक आती जाएगी वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी, 1 के ऊपर इट्स अ परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, और जो भी वैल्यू 0.5 से बिलो होगी वो वीक रिलेशनशिप होती जाएगी, राइट। So, correlation coefficient R is a descriptive measure of association. The R quantifies the extent to which there is a linear, that is straight line relationship between the exposure and the outcome. That is whether or not
For every unit change in the level of the risk factor or the exposure, the disease frequency increases or decreases proportionately. The value of R vary between +1, 0 to -1. This I've explained it to you. R square is coefficient of determination. अगर strength of association देखना है तो then you have to calculate coefficient of determination, which is simply to square the R value. यानी अगर जो भी आपकी correlation coefficient की वैल्यू है उसको आप स्क्वायर करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. से फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू आपकी 0.96 आती है, which means it's a strong linear relationship, और अगर ये प्लस है तो यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है. जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.92 आंसर आता है. जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92% आ गया. तो 92% का मतलब क्या है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. और इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? This strength of association shows that 92% of variation in weight can be explained by height. For example, अगर आपका जो ये देखें कि अगर y वेरिएबल आपका वेट है और x वेरिएबल जो है आपका हाइट है, तो इसका मतलब ये है कि 92% जो आपकी वेरिएशन y वेरिएबल में हो रही है यानी वेट में हो रही है, उसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो हाइट की वजह से हो रही है. अब जो 8% रिमेनिंग वेरिएशन है वेट में, वो दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं अदर देन द हाइट. सो ये आपका बताता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन the predictor variable, that is the exposure, and the outcome variable. Statistically इसको Pearson correlation coefficient कहा जाता है और ये फॉर्मूला है. और अंडरग्रेड लेवल के ऊपर ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है और इसको कैलकुलेट भी करना नहीं आता एग्जाम में. बट yes, you can remember the formula if you want to, लेकिन इसकी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आती. सो जब दो वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव हो यानी एक सिंगल मेजरिंग स्केल के ऊपर उनको आप क्वांटिफाई कर सकते हो तो उसको कहा जाता है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और पियर्सन्स आर. ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट. जबकि अगर दो ऑर्डिनल वेरिएबल्स हो, ऑर्डिनल वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं जिनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जैसे बर्थ ऑर्डर एंड क्लास पोजीशन इन स्कूल. अगर ये आपके दो वेरिएबल्स हैं जिसमें आपने जो एक्स एक्सिस के ऊपर बर्थ ऑर्डर कि कौन सा ऑर्डर ऑफ बर्थ है बच्चों का, और उसको आपने कोरिलेट करना है कि क्लास पोजीशन उनकी क्या आती है, तो क्योंकि ये दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, तो उसको कहा जाता है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, P, right? So if you want to remember these things, remember, otherwise जो है ये आपसे नहीं पूछा जाता एग्जाम में. Limitations of correlational study क्या होती है? लिमिटेशंस क्या है कि जब आप एवरेज वैल्यू देख रहे हैं अमंग पॉपुलेशंस की, एक्सपोजर की और आउटकम की, तो आपको ये नहीं पता चलता कि इनफैक्ट वही लोग जिनमें एक्सपोजर था क्या उन्हीं में वो डिजीज थी, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशंस में कर रहे होते हैं, कंट्रीज में देख रहे होते हैं. से फॉर एग्जांपल कि वो लोग जो, अगर आप कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं बिटवीन स्मोकिंग एंड डेथ ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो आपको ये नहीं पता चलता कि क्या वही लोग जो स्मोक कर रहे थे इनफैक्ट यही वो लोग हैं जिनकी डेथ हो रही है कोरोनरी हार्ट डिजीज से, ये नहीं. दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल फैलेसी.
अगेन कंफाउंडिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, क्योंकि जब आप एवरेज एक्सपोजर्स ले रहे होते हैं, से फॉर एग्जांपल कि आप देख रहे हैं कि 15 कंट्रीज में यानी पॉपुलेशंस में आप ये देख रहे हैं कि उनका एवरेज पर कैपिटा डेली इनटेक ऑफ मीट क्या है ग्राम्स का, और विमेन के अंदर आप ये देख रहे हैं, और ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी रेट्स क्या हैं। जब आप उनको प्लॉट करेंगे तो अगर एक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप भी आ रही है, मीनिंग दैट कि जैसे जैसे इनटेक ऑफ मीट इन ग्राम्स इंक्रीज होता है, उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी भी इंक्रीज करती है। तो दूसरे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जो कंपाउंड कर रहे होते हैं इस रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा होता है, उनके ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिलेशनशिप अदर देन द मीट इनटेक की वजह से भी हो सकती है। यानी ब्रेस्ट कैंसर की एक वजह सिर्फ मीट इनटेक नहीं है। से फॉर एग्जांपल हाई फैट कंजम्पशन भी हो सकती है, लेस इनटेक ऑफ फाइबर डाइट भी हो सकती है, राइट। तो आप वो फैक्टर्स जो इनफैक्ट हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर रहे हो और जिनकी वजह से मॉर्टेलिटी हो रही हो, आप उनको स्टडी नहीं कर सकते और ओवरलुक कर रहे होते हैं। तो दिस इज द कंफाउंडेड। अगेन एक और रिलेशनशिप है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि एवरेज पर कैपिटा आवर्स ऑफ वाचिंग टेलीविजन एंड कोरोनरी हार्ट प्री मोर्टेलिटी रेट, सिंपली आप देख रहे हैं कि एक कंट्री में एक एडल्ट पर्सन जो है वो कितने आवर्स टीवी वॉच करता है, और उसको आपको रिलेट कर रहे हैं कि उसी कंट्री के अंदर हार्ट डिजीज से जो मोर्टेलिटी हो रही है, और अगर एक पॉजिटिव कोरिलेशन आ भी जाती है तो वो फैक्टर्स जो इन फैक्ट मोर्टेलिटी सिर्फ वॉचिंग बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि जितने आवर्स को इंक्रीज करें और आप टेलीविजन वॉच करें, उससे कोरोनरी हार्ट डिजीज के मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो हाई हो रहे हैं, जबकि इनफैक्ट उसके पीछे जो है दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इंक्रीज इन जंक फूड इनटेक, काउच पोटैटोज जिनको कहते हैं, और बल्कि ये कंपाउंड इस तरह भी कर रहा होता है, साइनर्जिस्टिकली एक्ट कर रहा होता है कि यूजली वो लोग जो ज्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए बैठ के टेलीविजन देख रहे होते हैं, वो ज्यादा जंक फूड और फूड इनटेक भी उनका बढ़ जाता है, जो साइनर्जिस्टिकली इनहेंस करता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल को, और जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट्स हाई हो सकते हैं। सो सिंपली वॉचिंग टेलीविजन का कोरोनरी हार्ट डिजीज मोर्टेलिटी से देखा जाए तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, जबकि कुछ कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं इन बिटवीन। थर्ड, non-linear J-shaped relationship cannot be identified. For example, between alcohol consumption and coronary heart disease mortality, where moderate alcohol consumption is in fact cardioprotective, as individual patterns of consumptions are not available. क्योंकि ये linear straight line relationship होती है, तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कोरिलेशनल स्टडी डिजाइन के अंदर। नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है? से फॉर एग्जांपल अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ड्रग की डोज है और वाई एक्सिस के ऊपर उस ड्रग का इफेक्ट है, यानी से पॉजिटिव इफेक्ट है, तो समटाइम्स इट हैपेंस कि जी लोअर डोजेस के ऊपर जो आउटकम है, से फॉर एग्जांपल या इम्प्रूवमेंट है, वो लो होती है, लेकिन मॉडरेट डोजेस के ऊपर से इन द मिडिल जो है वो आप जो इफेक्ट ऑफ द ड्रग है वो ज्यादा हाई हो जाता है, और फिर जैसे जैसे आप डोज को इंक्रीज करते जाते हैं, जो इफेक्टिवनेस है ड्रग की वो कम होती जाती है। सो मिडिल के अंदर आप ये देखें कि जी पहले एक लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप जाती है, लेकिन मिडिल के ऊपर जाके वहां से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप जिसमें आप स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते
सकते अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। जे शेप रिलेशनशिप क्या होती है? से फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लॉट करें नंबर ऑफ ड्रिंक्स पर डे, अल्कोहल ड्रिंक्स पर डे एंड द रिस्क ऑफ डाइंग या मोर्टेलिटी अल्कोहल इनटेक की वजह से, तो पहले आप देखेंगे कि जी के जब नंबर ऑफ ड्रिंक्स फ्यू होते हैं तो रिस्क ऑफ डाइंग जो है वो उसके साथ बढ़ता है। और यानी 1 और 2 ड्रिंक्स के ऊपर रिस्क ऑफ डाइंग ज्यादा होगा और उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है जब नंबर ऑफ ड्रिंक्स जो है आप बढ़ाते जाते हैं, रिस्क ऑफ डाइंग कम हो जाता है मिडिल में आप देखें, और उसके बाद जब नंबर ऑफ ड्रिंक्स फर्दर आप इनहेंस कर देते हैं तो स्टीपली फिर राइज करता है। तो दिस इज अ जे शेप रिलेशनशिप के पहले थोड़ा सा इंक्रीज हुआ रिस्क लेस नंबर ऑफ ड्रिंक्स के ऊपर, उसके बाद जब आपने थोड़ा सा ज्यादा ड्रिंक्स की इनटेक ज्यादा कर दी तो रिस्क ऑफ डाइंग डिक्लाइन किया और उसके बाद स्टीपली वो अगेन राइज करता है अगर ड्रिंक्स पर डे मजीद इंक्रीज कर दिए जाए। सो दिस इज अगेन अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। रिवर्स जे शेप रिलेशनशिप क्या होती है? से फॉर एग्जाम्पल आप एक्स एक्सिस के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करें, ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के ऊपर कितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, कितनी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी कितनी बेहतरी आ रही है ह्यूमन डेवलपमेंट में, राइट? और एक्स एक्सिस के ऊपर टोटल फर्टिलिटी रेट है। तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो होता है से 0.3, तो आप देखें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी ज़्यादा होती है, एजुकेशन कम होती है, तो उस वक्त फर्टिलिटी रेट्स ज़्यादा होता है, हाई होता है। जैसे उन नेशंस के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं, वहाँ पे क्योंकि उनको ज़्यादा हैंड्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए, मैनुअल लेबर के लिए, इसलिए बर्थ रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है। जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर होता जाता है तो उसी तरह टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज करता जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपके इकोनॉमी बेहतर हो जाती है, एजुकेशनल लेवल इम्प्रूव कर जाता है, पॉवर्टी कम होती है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता जाता है क्योंकि अवेलेबल होती है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में, बेहतर हेल्थ केयर होती है। अब क्योंकि लगता है कि अब बच्चे सरवाइव करेंगे तो यूजली 2 या 3 बच्चों के ऊपर लोग जो हैं वो अपनी फैमिली को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब से फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मजीद हाई होता जाता है, अगर आप देखें 0.9 से बियॉन्ड फर्टिलिटी रेट फिर हाई होना शुरू हो जाता है। मीनिंग दैट कि जी जब इंडेक्स बहुत हाई हो गया, हर चीज अवेलेबल है, तो अगेन एक ट्रेंड आना शुरू हो जाता है कि लोग ज्यादा अपनी फैमिली मेंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं और क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हाई हो जाती हैं। सो दिस इज अ रिवर्स जे शेप रिलेशनशिप के इनिशियली कम रेट के ऊपर, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर कम है तो टोटल फर्टिलिटी रेट हाई है, लेकिन जैसे जैसे इंडेक्स बेहतर होता जाता है तो टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करता जाता है, बट एट सर्टेन स्टेज वो दोबारा राइज करना शुरू कर देता है। नाउ व्हाट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है? अगेन एक्स एक्सिस के ऊपर से फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट है इन इंचेस और वाई एक्सिस के ऊपर बॉडी वेट है इन पाउंड्स। द स्लोप ऑफ द लाइन इज बी। आपने एक सबसे पहले जो है
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की कि देखने के लिए कि कोई लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द टू वेरिएबल्स और नॉट. Say for example, एक positive linear relationship है between the height in inches and the body weight in pounds. और इसके ऊपर आपने देखना होता है कि linear regression कितनी है, meaning that कैलकुलेट कैसे करेंगे. स्लोप ऑफ द लाइन इज b, जहाँ पे आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं वो b होता है. स्लोप को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जिसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. The intercept is a. Slope simply क्या होता है, is fundamental that determines the strength of the impact of variable x on y. यानी x variable कितना impact करता है y variable को. The slope will tell how much weight in pounds in the above example. यानी जो y है, how much weight in pounds will increase on the average for each additional inch of height. यानी अगर एक यूनिट चेंज हाइट में होता है, यानी अगर आप इंचेस में हाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक इंच हाइट के ऊपर कितने पाउंड्स इंक्रीज होंगे, यानी एक एडिशनल इंच को हाइट को बढ़ाएंगे तो कितना वेट इंक्रीज होगा. Now, A is the point on y-axis where the y-axis is intercepted by the regression line. Regression line means आप इसको backwards move करें तो ये line जो है y-axis को कहाँ पे intercept करती है, यानी आप देख रहे हैं कि 80 के ऊपर intercept कर रही है. So A is the point on y-axis यानी vertical axis where the y-axis is intercepted by the regression line से 80 के ऊपर, 80 pounds के ऊपर. That is the value of y when x is equal to 0. अगर आप x की वैल्यू देखें तो ये 0 inches हैं, right? और अगर आप उसको देखें वर्टिकल एक्सिस के ऊपर तो y की वैल्यू आपके 80 pounds आ रहे, right? तो जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का linear regression, that is y is equal to a plus b x. Say for example, अगर आपने b को कैलकुलेट, स्लोप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, उसको आप कैलकुलेट करते हैं. Say for example, अगर वो 2 आ जाता है, say this is a formula of calculation for b, और इसको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए. y is equal to a plus b x होना चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल आपने पहले जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट की, r कैलकुलेट किया और r स्क्वायर कैलकुलेट किया. उसके बाद रिग्रेशन लाइन के ऊपर आपने स्लोप को कैलकुलेट किया विच इज b जो है, और b आपको कैलकुलेट करते हैं तो वो 2 आता है. उसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट there is on average 2 pounds increase in weight for each 1 inch increase in height x. यानी आप देखें कि से फॉर एग्जाम्पल a आपका है वो इंटरसेप्ट यानी 80 है जो इसकी वैल्यू है, प्लस b आपने कैलकुलेट किया, से फॉर एग्जाम्पल आपका b 2 आता है मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी वो जो हाइट का 1 इंच ऑफ हाइट यानी यूनिट ऑफ हाइट जो आपने ली है, ठीक है. तो 2 into 1 is 2 ones are 2 और उसमें 80 को आप प्लस करेंगे तो 82 हो जाएगा. यानी 1 इंच हाइट अगर आप इंक्रीज करते हैं एडिशनल इंच ऑफ हाइट तो 2 पाउंड्स जो है वो वेट मजीद इंक्रीज होता है. इसका मतलब ये है कि in linear regression the researcher predicts the value of y from the value the x takes. यानी जो x की वैल्यू है, जो से फॉर एग्जाम्पल 1 इंच वो बढ़ती है यानी हाइट 1 इंच बढ़ रही है, तो उससे
वो प्रिडिक्ट करता है कि y की वैल्यू क्या होगी, से अगर वेट है y तो 2 पाउंड्स वेट बढ़ेगा, राइट? सो दिस इज द लीनियर रिग्रेशन. नाउ correlation versus regression क्या होता है? Simply correlation, as the name suggests, is a measure of the degree to which two variables are related. For example, if x and y are two variables, correlation would be a linear association between them. That is a straight line relationship. In correlation analysis, the strength and direction of the linear relationship between two random variables are identified. Correlation does not imply causation. यानी strength of association को मालूम करने के लिए correlation of determination calculate करते हैं R square, और direction यानी positive है या negative relationship है. कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई कॉजेशन हो, मीनिंग के जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव फैक्टर हो, लेकिन एसोसिएशन हो सकती है, कॉजेशन जरूरी नहीं है कि मौजूद हो. Regression is the exact kind of linear association that exists between the two variables. यानी कि exactly क्या amount है या वो kind है linear relationship का, यानी उन्हीं दो variables के दरमियान. Say for example, अगर आप x की वैल्यू को, यानी जो प्रेडिक्टर वेरिएबल है या जो एक्सपोजर की वैल्यू है, उसमें अगर 1 यूनिट चेंज आता है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, से अगर x हाइट है तो यूनिट आपका इंच भी हो सकता है और सेंटीमीटर भी हो सकता है. तो अगर 1 इंच हाइट को आप करेंगे तो वेट अगर आपका y एक्सिस के ऊपर है, यानी आउटकम जो है उतना कितना बढ़ेगा. अगर आप वेट को मेजर करें पाउंड्स में, तो 1 इंच इंक्रीज इन हाइट के ऊपर कितने पाउंड्स मजीद वेट इंक्रीज होगा. यानी वो एग्जैक्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप या अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप जो है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में, उसको गेज कर रहा होता है. सो this is the difference between correlation and regression. And this is all for today. Thank you so much.